हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिश पे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10 तक और साथ में ही हमने समझा था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक प्रिंसिपल है जो कि कंपनीज एक्ट का बहुत प्रिलिमिनरीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि ये हमें ये समझाता है कि इंडोर मामले क्या होते हैं और हर कंपनी का एक अंदरूनी मामला होता है जो पब्लिक जान नहीं सकती, हर बार पता नहीं कर सकती पब्लिक, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मीटिंग में की गई बात एक कॉन्फिडेंशियल बात है जो कि थर्ड पार्टी को जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये प्रिंसिपल लाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो चलें स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। शुरुआत करने से पहले एक एग्जांपल देता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे मान ले कि आपकी शादी एक लड़की से होने वाली है या आपकी शादी एक लड़के से होने वाली है, तो जिस परिवार में आपकी शादी होगी वो परिवार क्रिमिनल है ना, ड्रग डीलर है या चोरी का गाड़ी बेचता है, ये आपको पता है? नहीं पता। आप ये पता कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी जो इमेज होगी, वो जो इमेज बरकरार करेगा वो हमेशा ऐसे इमेज दिखाएगा कि वो बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया है, गुड है ना। तो आप उसके इंडोर मैनेजमेंट के बारे में कभी पता ही नहीं कर पाएंगे। आपको कब पता चलेगा? जब भांडा फूट चुका होगा, जब उसके ऊपर केसेस चल रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा जा ये तो क्रिमिनल था। सेम उसी प्रकार आप भी किसी कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट के बारे में पता तो नहीं कर सकते। एक कंपनी के जनरल मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया ये जानना आपके काबू में नहीं है। आप उसको कभी भी पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। सपोज करें आप एक मनी लेंडर हैं, तो आप क्या करेंगे? आप पैसे उधार देंगे, राइट? और मैं कंपनी हूं तो मुझे पैसे उधार देंगे। तो मान ले कि मेरे आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं 5 करोड़ रुपए तक लोन ले सकता हूं, बढ़िया बात है। और उससे ज़्यादा अगर लेना हो, 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर मुझे लोन लेना हो, तो मुझे अपने शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स का परमिशन चाहिए, तब मैं उससे ज़्यादा लूँगा, ठीक। सपोज आप जो मनी लेंडर हैं, आपको ये बात पता ही नहीं है, तो 5 करोड़ से ज़्यादा अगर लेना होगा तो आपको शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर मान लें कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ता है और आपसे लोन लेता है, तो 5 करोड़ तक जो लोन लेता है वो तो वैलिड है, वो तो माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल्स में ऐसी बात की गई है कि 5 करोड़ रुपए तक डायरेक्टर्स लोन ले सकते हैं बिना किसी परमिशन के। अच्छी बात है। चलो अब मान लो कि वो 6 करोड़ लिया और वो बार बार आपसे लोन लेता है, आप रीपे करते हैं, तो एक बार डायरेक्टर ने आपसे 10 करोड़ रुपए मांगे लोन पे, तो आपने क्या किया? वो 10 करोड़ रुपए लोन पे दिए। तो जब आप 10 करोड़ रुपए लोन दे रहे हैं, है ना, तो आप क्या मानेंगे कि शायद इसके शेयर होल्डर्स ने इसको परमिशन दी होगी। ये जो मान लिया आपने, प्रिज्यूम कर लिया कि उसको परमिशन मिला होगा, इतने बार तो लोन लिया है। तो 6 करोड़ वाले में मान ले 5 करोड़ जब लोन लिया था तो वो तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर था। जब उसने 6 करोड़ लिया तो उसने जनरल मीटिंग की, 7 करोड़ लिया तो जनरल मीटिंग की, तो जब 10 करोड़ आपसे लोन लिया तब आप ऐसा मान ही लेंगे कि शायद उसने परमिशन ली होगी अपने शेयर होल्डर्स से। अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो आप मान रहे हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब कानून आपके पक्ष में होगा कि आपने सही माना है, क्योंकि ये आपके कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं है, आपके पावर में नहीं है कि आप ये पता कर सकें कि शेयर होल्डर्स ने उसे परमिशन दी है या नहीं दी है। अब बात करते हैं एक फेमस केस लॉ के बारे में। केस का नाम है रॉयल ब्रिटिश वर्सेस टर्क्वांड, 1856 का केस है। इस केस का फैक्ट ये है कि इस केस में कहा गया कि जब भी डायरेक्टर्स को कोई लोन लेना होगा तो बॉन्ड इशू करके बोरो कर सकता है पैसा। मतलब जब भी पैसा चाहिए होगा कंपनी को तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बॉन्ड इशू करेंगे पब्लिक को।
पब्लिक को बॉन्ड इशू करेंगे और पब्लिक से पैसे उठाएंगे। लेकिन जब भी पैसे लेने होंगे उधार और बॉन्ड इशू करने होंगे तब डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना होगा जनरल मीटिंग के द्वारा। मतलब जनरल मीटिंग में पहले सैंक्शन होगा कि हाँ डायरेक्टर्स बॉन्ड इशू कर सकते हैं और पब्लिक से पैसे उठा सकते हैं, तभी वो पैसे उठाएंगे। लेकिन एक बार डायरेक्टर्स ने क्या किया, बिना शेयर होल्डर्स के परमिशन लिए, बिना जनरल मीटिंग में कोई भी परमिशन पास किए डायरेक्टर्स ने क्या किया, मार्केट से पैसा उठाया और बॉन्ड इशू किया। तो लोगों ने क्या किया, पैसे लगा दिए और मतलब उधार दिया बैंक को और बॉन्ड ले लिया। तो जब पब्लिक ने बॉन्ड लिया और बैंक को पैसे दिए, है ना, तो ये बात पहुंची कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कि आपका जो जनरल मीटिंग है उसमें शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को परमिशन दिया है या नहीं दिया है, ये सामने वाला पता नहीं कर सकता। सामने वाला पता करने में इसमें असक्षम है, उसको पता किया नहीं जा सकता। जैसे मुझे पता है क्या कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके इंटरनल मामले में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना शेयर्स बेचेगा तो मैं जरूर खरीदूंगा। सेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर बॉन्ड बेचेगा तो कोई थर्ड पार्टी जरूर खरीदेगा। तो जब मान ले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड बेचा और पब्लिक ने बॉन्ड खरीदा और स्टेट बैंक ने उसी माध्यम से पैसे उठाए, लेकिन बिना शेयर होल्डर्स के रिजोल्यूशन पास कराए जनरल मीटिंग में। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ जो लायबिलिटी है वो डायरेक्टर्स की होगी कंपनी की, ना कि थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी कभी भी ये पता नहीं कर सकता जनरल मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन हर बार ऐसी बात नहीं है, कभी कभी ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता, कभी कभी ये प्रिंसिपल अप्लाइड नहीं होता। किन किन केसों में अप्लाइड नहीं होता, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, उन मामलों में ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता। पहला, वॉइड एक्ट्स, मतलब अगर आपका जो एग्रीमेंट है वो इलीगल है, शुरुआत से ही वॉइड एब इनिशियो है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इलीगल है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी के इंटरनल मैटर का मुद्दा था, क्योंकि जबकि टॉपिक ही इलीगल है तो कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड है, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का अप्लाई होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, लैक ऑफ अथॉरिटी, अगर आपके एजेंट ने जितना आपने उसको एम्पावर्ड किया है उससे ज़्यादा अगर वो काम करता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता। जैसे आपने कहा कि इनको कि तुम 5 करोड़ का लोन दे सकते हो, वो 10 करोड़ का लोन दे के आया, है ना, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता। तीसरा, नो नॉलेज ऑफ द आर्टिकल्स, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं था कि आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में क्या है। आर्टिकल्स और मेमोरेंडम पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कंपनी के साथ लेन देन कर रहे हैं, उस कंपनी का सामान खरीद रहे हैं या उसके शेयर्स खरीद रहे हैं या उसके डिबेंचर्स ले रहे हैं, तो आपको उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ना ही होगा। आप बाद में कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये नहीं कह सकते कि आपने उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं देखे, आप उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं देखें, क्योंकि आर्टिकल्स देखना और मेमोरेंडम देखना एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, जो हमने पिछले बार पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वो आपको जानना ही होगा। देश का कानून आपको पता करना ही होगा, ये आपकी लायबिलिटी है, देश की नहीं, या प्रधानमंत्री आपके कान में नहीं बोलेंगे, ये जानना आपका अधिकार है। आपको पता करना होगा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है या कैसा है। सेम वैसे ही हर कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ये पता करना आपकी जिम्मेदारी है, ये जो कंपनी है इसका मेमोरेंडम क्या कहता है और आर्टिकल्स क्या कहता है। अगर आपने बिना पढ़े एग्रीमेंट किया है, फिर बाद में आप इंडोर मैनेजमेंट की ये अवहेलना नहीं दे सकते कि इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने आर्टिकल्स बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। फोर्थ एक्सेप्शन, अगर आप नेग्लिजेंस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर आप किसी कंपनी से एग्रीमेंट करते हैं नेग्लिजेंट तरीके से, मतलब आप पता ही नहीं करते कि उस कंपनी का मेमोरेंडम क्या है, आपको पता ही नहीं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, डायरेक्टर्स के पावर्स क्या है, आपने बिना पता किए
बिना पढ़े आपने अगर एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कंपनी के साथ और आप अगर ठगे जाते हैं तो आपके केस में इंडोर मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो लागू नहीं होता, क्योंकि ये सब एक्सेप्शन है। अगर आप कुछ गड़बड़ किए हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। एक केस के माध्यम से समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कितने हद तक लागू होता है। केस का नाम है दीवान सिंह वर्सेस मिनार्वा फिल्म्स लिमिटेड। ये उस रॉयल ब्रिटिश से ज़्यादा अपडेटेड केस है, 1959 में हुआ था। केस में क्या कहा कि अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को ये जानना होगा, सिर्फ ये जानना होगा कि उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रास्ट करता है या नहीं करता। आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आर्टिकल से और मेमोरेंडम से कंसिस्टेंट है या नहीं, सिर्फ ये देखना होगा। आप किसी भी कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट का कॉपी, डॉक्यूमेंट्स आप तो पढ़ नहीं सकते और आपको पता चल भी नहीं सकता, है ना। तो आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो मेमोरेंडम और आर्टिकल से कंसिस्टेंट होना चाहिए, और आप इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस थीसिस को माना जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अगर इंटरनली कोई घपला होता है कंपनी का तो ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आएगी, थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं। उम्मीद है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें।